नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम। दोस्तों, आज हमारे साथ आशुतोष देवांगन जी जुड़े हुए हैं। आपका सीजीपीएससी 2020 में 5th रैंक लेकर डिप्टी कलेक्टर के रूप में अपना पद सुनिश्चित किया था और आशुतोष जी ने पूरा समय निकाला और निकालकर आज आशुतोष जी एक सीरीज शुरू आपके साथ कर रहे हैं, जिसमें हम सातों पेपर की हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट पेपर से लेके 7 पेपर तक की सभी की हम चर्चा करेंगे। तो आज फर्स्ट पेपर का भी एक टॉपिक हिंदी, यानी कि मेंस में जो फर्स्ट पेपर का टॉपिक है हिंदी, उस पर आशुतोष जी आपको पूरी बताएंगे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मेंस के लिए, आपका सिलेबस क्या है, आपको कौन सी किताब पढ़नी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम हिंदी में ज्यादा मार्क्स कैसे स्कोर करें, उस पर भी आशुतोष जी आज आपसे बात करेंगे। तो आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और ये मंच आपका। आप प्लीज बच्चों के साथ जो शेयर करना चाहते हैं आप कीजिए। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम पूरे मेंस के हर एक सब्जेक्ट्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, जिससे कि अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी में बहुत हेल्प मिले। तो बस उसी कड़ी में आज हम पेश है अपने पहले वीडियो को लेकर, जो है पेपर 1 का जो लैंग्वेज है उसमें हिंदी। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा स्क्रीन शेयर। तो आज हमारा डिस्कशन टॉपिक होगा, जैसे आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहले तो जो हिंदी जो सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स किसी भी एक सेक्शन के लिए सबसे मैक्सिमम है। कोई भी सब्जेक्ट जो हम लोग मेंस में देते हैं तो 100 मार्क्स कैरी करने वाला एक लौता सब्जेक्ट है हिंदी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर सेकेंड टॉपिक हमारा रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेक्शन। ये हिंदी जो भाषा है, जो उसका परीक्षा है, वो इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर इसके बाद हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेबस तो आप सभी के पास में होगा ही, पर मैंने उसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिख के अरेंज किया था, जिससे मुझे पढ़ने में, सिलेबस को पढ़ने में आसानी हो, और मैं उसमें जो टिक लगा सकते थे हम लोग कि पढ़ते पढ़ते हम लोग कौन सा टॉपिक हो गया है वो टिक लगाने में या और कुछ वहां पे ऐड करना है, तो उस फॉर्मेट में मैंने लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स अगर चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे उन्हें बाद में प्रिपेयर करने में आसानी होगी। फिर नेक्स्ट है हमारा जो स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल जो मोस्ट स्टैंडर्ड बुक है वो है विनय कुमार पाठक जी की जो बुक मार्केट में अवेलेबल है। आप किसी भी बुक डिपो में जाएंगे तो ये बुक इजीली अवेलेबल है। और भी एक दो बुक्स अवेलेबल है, लेकिन ज्यादा बुक्स पढ़ने की बजाय मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि एक जो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड बुक है उसको आप जरूर रिकमेंड करिए। ये है विनय कुमार पाठक जी की बुक। इसमें आप लोगों को जो पत्र लेखन वगैरह है जो छत्तीसगढ़ सरकार का है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। और ये बुक स्पेशली डिजाइंड है थोड़ा सीजीपीएससी एग्जाम के मेंस ओरिएंटेड, इसलिए ये बुक मोस्ट प्रिफरेबल है। फिर इसके बाद जैसा कि मैंने सिलेक्शन के बाद बहुत से वीडियोस यूट्यूब में जो शेयर किए थे सर के थ्रू भी और भी अलग प्लेटफॉर्म्स में, तो मैं एनालिसिस पे बहुत ज्यादा जोर देता था। तो एनालिसिस कैसे करते हैं, और मैंने यहाँ पिछले 2 साल के पेपर का एनालिसिस कर पहले भी आप लोगों से कहता रहा हूँ कि जैसा भी कि मैं पहले भी आप लोगों से कहता रहा हूँ कि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस सीजीपीएससी की परीक्षा की तैयारी में। तो मैंने कैसे एनालिसिस किया और उसका मुझे कैसे फायदा मिला, उसका एक सैंपल मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने रखूंगा। तो उससे आप लोगों को डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। फिर मैं इसमें नोट्स मेकिंग, आंसर राइटिंग और थोड़ा सा रिवीजन कैसे करना है करूँ। तो होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल हो, और आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जरूर लीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए हिंदी पेपर का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहली बात, हम लोग महीनों से तैयारी करते रहते हैं, और जब हम लोग का मेंस का ये सीरीज शुरू होता है, मतलब 4 दिन में जो 7 पेपर देने हैं, उसमें हमारा जो पहला सबसे पहले पेपर आता है वो है लैंग्वेज। उस लैंग्वेज में पेपर में हम लोग फ्रेश माइंड के साथ वहाँ एग्जाम में अपियर करते हैं। उस समय माइंड में कोई खास स्ट्रेस वगैरह नहीं होता है। हम एकदम फ्रेश माइंड से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस इसमें देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैंने लिखी हुई है, फर्स्ट पेपर है तो लो मेंटल स्ट्रेस, और ये बहुत स्कोरिंग है। अगर आपको आता है तो सीधा फुल मार्क्स मिलेगा। इसमें ज्यादा मार्क्स डिडक्ट होने के
कोई चांसेस नहीं रहते। जो थोड़ा सा रिटर्न वाला पोर्शन होता है वहां पे हो सके कि तो आप लोग को थोड़ा बहुत कंपलसरी, लेकिन एज सच कोई खास डिडक्शन नहीं होता। अगर आपको आता है, आपने लिखा है, तो डेफिनेटली इसमें फुल मार्क्स ही मिलेंगे। तो इस वजह से स्कोरिंग है। और थर्ड पॉइंट जो है 100 मार्क्स अपने आप में गेम चेंजर है। आप इसमें इजीली 70-75 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और बहुत आसान है। बचपन में हम सभी लोगों ने इसके जो टॉपिक्स हैं मोस्टली सब कुछ कवर किए हैं। बस उन्हीं चीजों को फिर से रिकॉल करना है और रिकॉल करके बार बार रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपको अभी भी याद आ जाएंगे। और याद आने के बाद बस प्रैक्टिस करिए। मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को कैसे उसमें प्रैक्टिस करना है। फिर ये पैटर्न ऑफ जो क्वेश्चन है वो पूरा वेल डिफाइंड है। मतलब आप उसका क्वेश्चन पेपर गैस कर सकते हैं कि लगभग किस किस तरीके से आएगा, किसका कितना वेटेज रहेगा। अभी मैं आप लोग को जब एनालिसिस में सॉरी, तो डेफिनेटली आप लोग इसमें ना गैस कर पाएंगे कि किस पोर्शन कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप उसमें कम समय में ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं। और उसके बाद पॉइंट है, इफ यू डू वेल, पॉजिटिव एनर्जी फॉर अपकमिंग पेपर्स। अगर पहला पेपर किसी का बिगड़ जाता है तो आने वाले पेपर के लिए थोड़ा मन में निराशा, नेगेटिविटी आ जाती है। लेकिन अगर आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर जाते हैं या अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो आने वाले पेपर के लिए आपके पास एक अच्छा एज रहता है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट भी रहता है और जो लैंग्वेज पेपर का स्कोरिंग है आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। तो डेफिनेटली आपको इसमें फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है, इसमें हमको लिखना बहुत कम पड़ता है। सीधे सीधे इसमें जो विलोम शब्द पर्यायवाची दिए रहते हैं, हमें सिर्फ वो छोटे छोटे वर्ड्स ही लिखने हैं, ज्यादा इसमें वर्ड्स लिखने के जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोग जो पर मार्क पर वर्ड जो मार्किंग है इसमें वो मैक्सिमम, तो कम लिख के भी और कम समय में भी हम इसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। यही हमारा इस लैंग्वेज पेपर का फायदा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखिए, ये सिलेबस डिस्कशन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, ये मेरा ही टाइप किया हुआ है। आप लोग को जो पीएससी से मिलता है उसमें सारी चीजें दी हुई होती, लेकिन वो अगल बगल में छोटा छोटा शब्द में ऐसा लिखा हुआ रहता, तो बार बार उसको पढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है। तो मैंने लास्ट ईयर मेंस से पहले 2-3 महीना पहले इसे अपने हिसाब से डिजाइन किया था कि मैं इसको ऐसे टेबुलर फॉर्मेट में लिख लेता हूँ, जिससे कि मैं इसको पढ़ूंगा तो मुझे जो जो टॉपिक कंप्लीट हो गया, बच गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब मार्क करने के लिए इसमें अच्छा मतलब लिखने का स्पेस मिल पाए। और ये मैंने अपने हिसाब से ढाला था तो मेरे लिए डेफिनेटली बहुत यूजफुल था। और मैं इस सिलेबस मेकिंग को डेफिनेटली क्रेडिट दूंगा। हर पेपर में इसने मुझे 5 अंक तो एक्स्ट्रा दिलाए ही होंगे, क्योंकि मैं सॉर्टेड रहता था कि हाँ मेरे पास क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स इस सिलेबस को इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डायरेक्टली अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। देखिए, सिलेबस को एक बार मैं ऐसे ही पढ़ देता हूँ ब्रीफ में। भाषा बोध, संक्षिप्त लेखन, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समुच्चारित शब्दों के अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, संधि और संधि विच्छेद, समासिक पद रचना, समास विग्रह, तत्सम तद्भव, शब्द शुद्धि, अपठित गद्यांश, शब्द युग्म, प्रारूप लेखन, विज्ञापन, प्रपत्र, परिपत्र, पृष्ठांकन, वाक्य शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरा, लोकोक्ति, अर्थ प्रयोग, अधिसूचना, टिप्पणी लेखन, शासकीय, अर्धशासकीय पत्र। थोड़ा सा स्लाइड नीचे करिए। फिर पत्र लेखन, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन, नामकरण और प्रतिवेदन पत्रकारिता। तो इतने सारे टॉपिक्स यहाँ पे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत एडवांटेजियस ही होगा कि आप लोग उसमें देखेंगे कि मार्किंग स्कीम किसका किसका कैसा है। और एक दो बार आप अगर क्वेश्चन पेपर को देख लेंगे, एक दो टॉपिक छूट गया है, जैसे हिंदी से इंग्लिश जो अनुवाद वाला रहता है वो मैं नहीं बोल पाया था यहाँ पे। तो आप नेक्स्ट स्लाइड जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पीएससी बार बार किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका तो आप लोग डेफिनेटली आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आप मैच करके देख लीजिएगा। इसे मैंने आज ही बनाया है आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग को पढ़ने में आसानी हो और कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करके आप अपने ड्रीम जॉब को पा सकते। तो मैं इसमें आप बोलना चाहूंगा, देखिए भाषा बोध जो है, भाषा बोध में 2019 में 4 अंक के क्वेश्चन पूछे गए थे और 2020 में भी 4 अंक के क्वेश्चन पूछे गए। तो 4 अंक 2 बार से पूछ रहा है
तो लगभग इतने 3 से 4 अंक के क्वेश्चन इसमें पूछने ही पूछने हैं आने वाले समय में भी। वैसे ही संक्षिप्त लेखन में देखिए 2019 में 4 मार्क्स और 20 में 6 मार्क्स। पर्यायवाची, पर्यायवाची में आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा साथियों कि इसमें जैसे कि 4 अंक का जो पर्यायवाची दिख रहा है उसमें 8 शब्दों के पर्यायवाची लिखने होंगे। मतलब आपको एक पर्यायवाची के प्रश्न के लिए आधा मार्क्स रहता है। तो 2019 में ऐसे ज्यादा आए थे और 2020 में 4 ऐसे पर्यायवाची शब्द लिखने थे। फिर विलोम शब्द, उसका भी पहले 4 फिर 2, फिर समुच्चारित अर्थ 4 2, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द 2019 में 4 और 2020 में भी 4, संधि और संधि विच्छेद उसमें पहले 4 क्वेश्चन फिर 2 क्वेश्चन। यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो आपके जैसे संधि समास ये सब जो है टॉपिक हैं, इनके आप डेफिनेशन को जरूर प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि कभी कभी ना सीधा सीधा डेफिनेशन ही पूछ लेता है और आप लोगों को उसका पद रचना है संधि विच्छेद वगैरह नहीं पूछता है। कई बार ऐसा कंडीशन आपके सामने आएगा, तो आप लोग इन टॉपिक्स का ना डिफाइन जरूर लिख लीजिए 2 लाइन का और 1-2 एग्जाम्पल के साथ उसको डिफाइन करिए, आपका यहाँ पे स्कोरिंग परफेक्ट रहेगा। फिर देखिए समासिक पद रचना वाला क्वेश्चन टॉपिक तो दिया हुआ है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से उसमें सवाल नहीं पूछे गए हैं, दोनों साल 0-0 रहे हैं। फिर समास विग्रह में दोनों साल क्वेश्चन आए हैं और तत्सम और तद्भव, तो तत्सम और तद्भव में मैंने लिखा है 2+2, तो 2 अंक के तत्सम है और 2 अंक के तद्भव है दोनों साल। शब्द शुद्धि जो स्पेलिंग जो करेक्शन वाला रहता है, पहले 6 अंक के थे फिर 2 अंक के थे। अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप लोग डेफिनेटली सब के सब लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती नहीं है। आप 2-3 गद्यांश ही पढ़ेंगे और उसमें अच्छा स्कोर कर जाएंगे। 1 नंबर का तो सीधा उसमें शीर्षक लिखने को आता है और बाकी के 3-4 सवाल दिए हुए होते हैं, उसे आप लोग को एक एक लाइन में वहां पे आंसर राइटिंग का स्पेस मिलता है, उस एक लाइन में ही उसको आंसर करना है और स्कोर कर जाना है। तो ये अपठित गद्यांश मैं बोलूंगा ये बहुत अच्छा स्कोरिंग पार्ट है, तो आप लोग इसको मिस मत करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसमें स्कोर करने की कोशिश करिए। और थोड़ा सा डाउन करिए स्लाइड। देखिए शब्द युग्म, प्रारूप लेखन, विज्ञापन, प्रपत्र, पृष्ठांकन, ये बीच के जो टॉपिक हैं इनमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं पिछले 2 वर्षों, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों कि आप लोगों को ये टॉपिक छोड़ देना है। ठीक है, टॉपिक आप लोग प्रिपेयर करिएगा, लेकिन पिछले 2 सालों से क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, तो पीएससी हो सकता है लास्ट 2 ईयर से इन टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस न दे रहा हो और आने वाले, लेकिन ट्रेंड जो देखा जा रहा है उसमें सब नहीं पूछ रहा है, तो आप एक बार इनको जरूर करके जाइए, छोड़िएगा मत। मैंने बस आपको एनालिसिस के तौर पे दिखाया हुआ है, मैं छोड़ने नहीं कह रहा हूँ आप लोगों को, तो जरूर इसे एक बार गो थ्रू करिएगा। फिर वाक्य शुद्धि, जो वाक्य में जो इनकरेक्ट रहते हैं उनको आप फटाफट से एकदम देख लीजिए कि उसमें क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक रहता है या उसका स्पेलिंग मिस्टेक रहता है या लिंग वाला जो मिस्टेक रहता है। ये भी बहुत सरल पार्ट है, इसमें 6 सेंटेंस दिए हुए होंगे और 6 के 6 सेंटेंस को आपको शुद्ध करके लिखना है, उसमें 1 या 2 शब्द ही आपका इनपुट रहता है, बाकी एज इट इज जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को लिख के आप इसमें पूरा का पूरा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सर थोड़ा सा स्लाइड ऊपर। फिर आप राइट हैंड साइड में देखिए उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय में मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया है 6+6 2019 में 4+4, मतलब उपसर्ग के 6 अंक और प्रत्यय के 6 अंक और 2020 में दोनों के 4-4 अंक। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये उपसर्ग प्रत्यय में भी आपको 6-6 मार्क्स या 4-4 मार्क्स के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बहुत आसान होते हैं। आप अगर 2-3 बार भी इसको देख लेंगे तो आपको सारे उपसर्ग प्रत्यय याद आ जाएंगे और डेफिनेटली आप लोग इसमें 4-4 अंक दोनों में ले सकते हैं। फिर मुहावरा लोकोक्ति, मुहावरा लोकोक्ति में दोनों तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कभी कुछ में उसमें अर्थ लिखने को कह देता है और कुछ में मुहावरा लोकोक्ति दिया हुआ होगा आप लोगों को और आप लोगों को उनके सेंटेंस बनाने हैं। तो 3+3 का डिवीजन वैसे ही है मुहावरा और लोकोक्ति में, कभी अर्थ और कभी उसका प्रयोग दोनों है। अब पत्र लेखन एक बड़ा सा टॉपिक है, उसमें बहुत सारी चीजें आती है। पिछले 2 बार से अर्थशास्त्री पत्र को ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो अर्थशास्त्री पत्र में मैं बोलूंगा कि आप लोग स्पेशल फोकस करिएगा, अभी नीचे वो आएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है पत्र लेखन के बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और उनके साथ बहुत सारे मतलब जो व्याकरणाचार्य हैं, उन्होंने ये इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। तो आप लोग उसका एक अच्छे सा नोट्स बना लीजिए, ब्रीफ नोट। ये जो बुक मैंने आपको रेफर की है, विनय कुमार पाठक जी की बुक, इसमें ही सारी चीजें दी हुई है, लेकिन उसमें बहुत वास्ट दिया हुआ है। आप लोग को मैं एडवाइस करूंगा कि उस बुक को एक बार गो थ्रू करिए, ये वाला चैप्टर, और उसके जो एकदम शॉर्ट शॉर्ट नोट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, वो टेबुलर फॉर्मेट में आप नोट्स बना लीजिए, एकदम कंसाइज करके 6-7 पेज में बन जाता है। और कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उन काल के या उन साहित्यकारों के, तो उनको आप लिख लीजिए। डेफिनेटली ये पूरा स्कोरिंग है। आप कई लोग इसको नहीं पढ़े रहते हैं स्कूल टाइम में, तो इसे स्किप कर जाते हैं। स्किप करने से बहुत नुकसानदायक है, इसलिए आप बिल्कुल स्किप मत करिए। देखिए, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के साहित्यकार वगैरह भी इसमें ही पूछा जाता है। तो साहित्यकारों का भी जो हम लोग छत्तीसगढ़ी बोली में हम लोग पढ़ते हैं, उसका यहाँ पे सीधा सीधा यूज है, तो उसको भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ी बोली में, लेकिन क्वेश्चन यहाँ भी पूछे जा रहे हैं। और तो ये सब चीजें आप यहाँ पे बढ़िया से प्रिपेयर करिए और स्कोर करिए। जब मैं छत्तीसगढ़ी बोली का वीडियो बनाऊंगा, तो डेफिनेटली उसमें भी मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग कैसे इसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और किन किन लेखकों को अच्छे से पढ़ना है। फिर है अधिसूचना। अधिसूचना में पिछले 2 बार से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। टिप्पणी लेखन 2019 में नहीं पूछा गया और 2020 में पूछा गया। शासकीय और अर्धशासकीय पत्र, तो पिछले 2 बार से अर्थशास्त्र पत्र के जो मैंने अंक लिखे हैं वो उसके ही हैं। 2019 में 4 अंक के और 2020 में 3+5 मतलब 2 सवाल पूछे गए थे। 8 अंक के अर्थशास्त्र पत्र को पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि अर्थशास्त्र पत्र शासकीय पत्र से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन शासकीय पत्र को छोड़िएगा मत। फिर प्रतिवेदन से सवाल नहीं पूछे गए हैं। पत्रकारिता में यही बुक में एक हिंदी पत्रकारिता का एक चैप्टर दिया हुआ है, उसमें बहुत बड़ा सा टेबल बना हुआ है कि सबसे पहले जो था मतलब पत्र छत्तीसगढ़ और इंडिया का दोनों का दिया हुआ है उसमें। उसको आप लोग नोट्स बना लीजिए अपने कॉपी में, और नोट्स बना के उसको बार बार रीड करते रहिए या दीवार में उस नोट्स को चिपका लीजिए, जिससे कि आप कभी भी चलते फिरते उस नोट्स को देख लें। और ये भी बहुत स्कोरिंग है। जब 2019 में पहली बार पूछा गया, तो कई लोगों के लिए ये एक अचंभा करने वाला सवाल था। कई लोगों से ये सवाल नहीं बन पाया जो पत्रकारिता का है। फिर लोगों ने बुक को पढ़ा, क्वेश्चन की डिमांड को समझा और 2020 में पढ़ के गए, तो 4 अंक में लोगों को प्रॉफिट। फिर अनुवाद, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस किया जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे आप पूरा का पूरा स्कोर अच्छे से कर पाएंगे। और ये बहुत इजी पार्ट है इसका। देख सकते हैं पहले बार 8 अंक का पूछा है और 2020 में तो सीधा 10 अंक के सवाल पूछे गए। फिर परिपत्र। परिपत्र मतलब सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर रेगुलरली जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी होते रहता है, उसी का ही है। 4 और 5 अंक के सवाल पूछे गए। तो इस प्रकार से कुल 100 अंकों का विभाजन था पिछले 2 साल। तो इससे आप आइडिया ले लीजिए बिल्कुल ही, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप एनालिसिस करके देख सकते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, मैंने लिख ही दिया है। और उस तरीके से अपनी तैयारी को कम समय में आप ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ये मेरा एनालिसिस था। मैं इसी तरीके से एनालिसिस करके अपनी पढ़ाई कम समय में ज्यादा एफिशिएंट बना पाता था। तो आप लोग भी मेरा रिक्वेस्ट है कि इसका जरूर ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और दोस्तों को भी शेयर करें इस एनालिसिस को। शायद ऐसा एनालिसिस यूट्यूब में और किसी ने अभी तक तो नहीं डाला है, मैंने नहीं देखा है। तो आप लोग इसे आगे बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाइए। सर फर्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हमारा एनालिसिस पार्ट तक के हमने कवर कर लिया। हिंदी के 100 मार्क्स हैं, इंपॉर्टेंस भी बता दिया, सिलेबस भी डिस्कस हो गया, स्टडी मटेरियल भी और एनालिसिस भी मैंने करके दिखा दिया आपको। नोट्स मेकिंग में मेरा सीधा सा स्टैंड रहा है। अगर आप इस साल अटेम्प्ट कर रहे हैं मेंस, अगर आपके पीजी में अच्छे मार्क्स हैं और आप पहली बार मेंस प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा हिंदी के लिए आप नोट्स बनाने पे मत जाइए। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स के, जैसे कि जो लेटर राइटिंग वाला है, जो राइटिंग स्किल वाला है, इसके फॉर्मेट का आप नोट्स बना लीजिए, ताकि एग्जाम टाइम पे आखिरी समय में इंटरव्यू कह रहा हूँ, आखिरी समय पे
आपको रिवीजन करने में इसमें आसानी हो। और बाकी जो विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, इनको बार बार आप बुक में रिवाइज करिए, तभी इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें कई 100 शब्द रहते हैं, आप इनमें लिखते रहेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। लिख लिख के आप टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करिए, या तो आप जो फ्रेंड्स के साथ जब स्टडी करते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, तो एक फ्रेंड आपको डिक्टेट कर रहा है या क्वेश्चन पूछ रहा है और आप तब लिख रहे हैं, तो इस तरीके से प्रिपेयर करिए। लेकिन नोट्स बनाने में जो स्टैटिक चीजें हैं उस पर आप, और जो पुरानी चीजें हैं, आप ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म वाले हैं, मतलब अगले साल अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप सब चीजों का नोट्स जरूर बनाइए। फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का एक तो टेस्ट सीरीज होता है आपके पास माध्यम, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, और तीसरा जो आपके फ्रेंड्स रहते हैं, जो स्टडी ग्रुप है। मैंने अभी अभी और कहा कि एक फ्रेंड डिक्टेट करेगा और बाकी फ्रेंड आंसर लिखेंगे। तो इस तरीके से आप ना, जो छोटे छोटे जो प्रश्न है, विलोम, पर्यायवाची, ठीक है, समोच्चारी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। लिख नहीं रहे हैं तो ऐसा ओरली आप भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने उस समय तो लॉकडाउन था, तो अपने फ्रेंड्स के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में ही ये सब चीज डिस्कस किया, तो डेफिनेटली इससे मेरे माइंड में वो चीजें बैठ गई जो एग्जाम डे पे बहुत फायदेमंद रही। फिर है रिवीजन। रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि लैंग्वेज एक स्कोरिंग वाला पार्ट है, और इसमें हम लोगों को बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। मैंने भी अपना जो ड्रीम जॉब है जो सिक्योर किया, उसमें लैंग्वेज का सबसे ज्यादा योगदान था, और सबसे ज्यादा स्कोर मैंने उसमें ही किया। लैंग्वेज इज द की टू सक्सेस। लैंग्वेज आपको अच्छा रैंक दिलाएगा। आप अगर लैंग्वेज में एवरेज रह जाएंगे तो आपको हो सकता है पद हासिल हो, लेकिन हाई रैंक हासिल होना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए लैंग्वेज को आप बार बार पढ़िए। डेली अगर पॉसिबल हो तो आधा घंटा तो जरूर दीजिए, आधा से 1 घंटा आप जो फ्री टाइम रहता है उसमें आप अपना पेजेस पलट लीजिए, बार बार उन्हीं उन्हीं क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि रिवीजन से ही आपको चीजें परमानेंटली दिमाग में बैठती हैं। और क्योंकि लैंग्वेज स्कोरिंग है, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आसान है तो आप लोग, कई लोग छोड़ देते हैं, तो आप लोग छोड़िएगा मत, और बार बार रिवाइज करके इसमें अच्छा नंबर सुनिश्चित करके आप भी अपना ड्रीम जॉब हासिल कर सकते हैं। यही मेरा गाइडेंस रहा है हिंदी भाषा के लिए, और मैं बेस्ट विशेष देना चाहूंगा बाकी एस्पिरेंट्स को कि इस वीडियो से जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, और आप अपने मेंस में अच्छा स्कोर कीजिए। देखिए दोस्तों, बड़ा अच्छा से, और सबसे बड़ी बात है कि आशुतोष जी ने खुद टाइप किया, पीडीएफ बनाया, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। और दोस्तों क्या होता है कि मैटर तो बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन मैं हमेशा मानता हूं कि वेल प्लान एंड हाफ डन। अगर आपकी योजना अच्छी है तो आपका आधा काम तो क्या पूरा हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, लेबर करते रहते हैं, डायरेक्शन सही नहीं होती, गलत डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, रिजल्ट क्या होते हैं, मन माफिक नहीं होते। तो आशुतोष जी ने जिन स्टिक से, जिस स्ट्रेटजी से, जिन ट्रिक से अपनी सफलता ली है, और देखिए 5th रैंक ली है, प्रॉपर डीसी लिया है, तो वही स्ट्रेटजी उन्होंने आपको शेयर कर दी। तो आप उसका लाभ उठाइए और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को शेयर करें, ताकि आशुतोष जी के पूरे वीडियो आप अच्छे से देखें, तो सातों पेपर का आप बनाएंगे आशुतोष जी। और मैं फिर थैंक यू बोलूंगा आशुतोष जी का, कि सबसे बड़ी बात था खुद टाइपिंग करके अपनी स्ट्रेटजी को आप लोगों के लिए पेश करना, आपको उपलब्ध कराना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार आशुतोष जी, आपने मेहनत की। और दूसरी वीडियो दोस्तों जल्दी आएगी, दूसरी वीडियो जल्दी लॉन्च हम लोग करेंगे। तो आशुतोष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी के लिए बेटर हो। और कोई भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई इश्यूज हैं, तो आप कमेंट कीजिए। उन कमेंट को मैं आशुतोष जी के सामने रख दूंगा। जो भी आपके प्रश्न होंगे, तो उनके भी प्रश्न आशुतोष जी सीरीज के अंदर देते रहेंगे। तो आज जैसे हमने हिंदी में डिस्कस किया, तो हिंदी रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन। और आशुतोष जी की एफबी पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इन्होंने अपना लिंक भी आपको दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। तो आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, और इस प्रकार से आपने जो कार्य किया है वाकई में एस्पिरेंट्स के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कुछ कहना चाहें तो एस्पिरेंट के लिए आज के लिए इतना ही। एस्पिरेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा मैं निराशा देख रहा हूँ लोगों के बीच में फ्री के कारण। आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, ये एक पार्ट है इस जर्नी का। अभी सफलता मिली नहीं है, और अभी रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, हाईली अनप्रेडिक्टेबल है। तो परसों जैसे फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम है, आप वो फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम दे दीजिए। उसके बाद उसके नेक्स्ट डे से पूरी ताकत से, पूरे एनर्जी के साथ, एक्सपीरियंस जो भी पहले से पढ़ रहे हैं या जो न्यू कमर्स भी हैं, वो लोग सिर्फ मेंस में फोकस करिए।
फ्री निकले चाहे ना निकले, मेंस तो आपको पढ़ना ही है। तो हम रुके क्यों? क्योंकि रुक जाने से आपको सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, आप लोगों से पिछड़ जाएंगे। तो रुकिएगा मत, जो भी है निराशा को जल्दी से जल्दी दूर करिए और अपने आप को समेट के फिर से पूरी एनर्जी से इस जर्नी में आगे बढ़िए। बस यही मैं कहना चाहूंगा, यही छोटा सा मैसेज। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, जल्दी से आप लग जाइए मीन्स के लिए और सीरीज का पूरा लाभ उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।